शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि व्यूज़ आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स लोग नहीं करते, पता नहीं क्यों। तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को। आज के जो हमारे टॉपिक हैं, पहले तो हम बात करेंगे एक सोशल मीडिया पर एक झगड़ा सा चल रहा था सनम जवेद का और अलादीन भाई का। हमारे दोनों ही बड़े रिस्पेक्टफुल हैं हमारे लिए दोनों। एक पीटीआई के पॉलिटिशियन हैं, वर्कर हैं, और दूसरे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तो दोनों ही एक नामवर लोग हैं और दोनों की ही नीयतों पे हमें कोई शक नहीं। दोनों ने खान के लिए बड़ी वफादारी के साथ काम किया, मगर इधर कौन सही या कौन गलत है थोड़ा सा बताएंगे। अली ज़ई भाई हैं जिन्होंने एक प्रोग्राम किया, मैं आप सबको कहूँगा वो प्रोग्राम जाके देखें, जिसमें सनम जवेद, अलादीन और अली अहमद भाई और साथ अली ज़ई भाई और साथ आयशा नामी एक खातून थी जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन इन चारों को मैं जानता था। तो ये सारे मौजूद थे। तो इन सब ने अपने अपने इख्तलाफात एक दूसरे से जिक्र किए। मेन इख्तलाफ तो सनम जवेद और अलादीन भाई का था, और अलादीन भाई और अहमद भाई जो ऊपर थे वो एक ही पेज पे थे। अली ज़ई भी इन्हीं सेम पेज पे थे। सनम जवेद मेन थी जिनका इख्तलाफ था इन सब से। तो बात ये थी कि अलादीन भाई जब अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते थे तो वो तनकीद अली अमीन पर करते थे, लेकिन दरमियान में आ गई सनम जवेद। उन्होंने अली अमीन को डिफेंड किया एक जगह, जिस पर फिर अलादीन का निशाना अली अमीन से हट के सनम जवेद की तरफ हो गया कि जब मैं अली अमीन को टारगेट करता हूँ तो आप क्यों बीच में आए? क्या आप भी उस ग्रुप में शामिल हो गई हैं जो ग्रुप खान के मुखालिफ इस वक्त काम कर रहा है? यानी खान की कोई एक नहीं इंस्ट्रक्शन जो अली अमीन गंडापुर ने मानी हो, यानी एक भी हुक्म खान का अली अमीन ने नहीं माना। हर हुक्म की बगावत ही की है इस बंदे ने। तो यहाँ मैं समझता हूँ अलादीन भाई बिल्कुल ठीक थे कि सनम जवेद जैसी एक एग्रेसिव खातून जो खान के लिए बड़ी, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो 5 साल जेल सज़ा हुई थी, 2 साल बाद वापस आई थी, जेल भी काटी उन्होंने, मगर 2 साल बाद तो नहीं, कुछ महीनों बाद वापस आई थी जेल से वो। लेकिन फिर भी जेल एक खातून के लिए चंद महीने काटना भी बड़ी बात होती है। यास्मीन राजदा ठीक है वो एक खातून हैं, मगर वो एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन भी हैं। कई बचपन से पॉलिटिक्स कर रही हैं, जवानी से पॉलिटिक्स कर रही हैं। उनके वालिद साहब भी पॉलिटिशियन थे, तो उनकी तो ठीक है, उनकी प्रैक्टिस भी है। लेकिन सनम जवेद कोई पॉलिटिशियन नहीं थी। ये भी एक आम हमारी तरह की एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, जो कि वीडियोस बनाती थी और कॉमेडी वीडियोस भी बनाती थी, पॉलिटिकल वीडियोस भी बनाती थी। इनकी पॉलिटिकल वीडियोस कॉमेडीज़ वीडियोस ही होती थी दरअसल, जिस पर मरियम नवाज साहिबा और ये एक दूसरे पर रिएक्शन वीडियोस होती थी। तो इस तरह की वीडियोस बनाते बनाते वो पॉलिटिक्स में आ गई, जिस पर इनको बड़ा एक, मैं कहता हूँ कि बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया। एक आम जिंदगी गुजारते गुजारते एकदम एक जेल जाना, और फिर उसके बाद इतनी इन पर कई दफ़ा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चले और इनको ट्रोल किया गया, सब कुछ। ये बड़ी एक ख़तून के लिए बड़ी एक कहते हैं कि मुश्किल वक्त होता है कि उस सब कुछ फेस करना, लेकिन इन्होंने बड़ी बहादुरी से फेस किया। लेकिन यहाँ आके थोड़ी मार खा गई कि अली अमीन जैसे एक गद्दार, मैं तो गद्दार ही कहूँगा, खान का गद्दार था जिसको इन्होंने डिफेंड किया। अली अमीन को बार बार खान कह रहा है कि मुझसे मिल ले आ, लेकिन वो अब तक मिलने गया ही नहीं और ना मिलने की कोई कोशिश की। अब सनम जवेद साहिबा से मेरा एक सवाल है, जो कि अलादीन भाई ने भी किया, कि सनम जवेद साहिबा आप बताएं कि 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ, जिसमें लिस्ट है, टॉप ऑफ द लिस्ट पे जो है वो है जंगल का बादशाह, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसके नीचे आ जाता है मोहसिन नकवी। क्या उसके नीचे अली अमीन नहीं आता? क्यों? गोली चलाने का ऑर्डर तो उन्होंने दिया, लेकिन लोगों को वहाँ लेके आया अली अमीन। हाँ, लोगों को लाना वहाँ ज़रूरी था, मगर लोगों को अकेले छोड़ के नहीं भागना चाहिए था। ये लोगों को अकेले छोड़ के भागा और उसके बाद फिर गोली चली, लोग शहीद हुए। तो यहाँ पर इस जैसे बंदे का अगर खान बाहर आता है और खान ने इस पर कोई एक्शन ना लिया, क्योंकि एक तरफ 26 नवंबर को लोग शहीद है, उससे अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बंदा 27 नवंबर को दांत निकाल के हंस रहा था, और इस पर आवाम को बड़ा गुस्सा है। उस वक्त ट्रोल भी काफ़ी हुआ, मंसूर अली खान ने भी इसको काफ़ी ट्रोल किया। तो ये चीज़ें थी कुछ जो मैं चाहता था कि आपके सामने रखूँ, बताऊँ कि, और फिर ये जो लोग कर रहे हैं सनम जवेद साहिबा को पर्सनल अटैक हो रहे हैं कि जैसी बातें वो कर रहे हैं मैं खैर करूँगा नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। उनको गद्दार नहीं कह सकते आप, टाउट नहीं कह सकते आप, क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं खान के लिए, और अब तक उन्होंने कोई इस तरह का लालच जाहिर नहीं किया कि उनको कोई सीट चाहिए। और अगर वो कहती हैं कोई सीट का, तो वो गलत नहीं कहेंगी, वो डिज़र्व करती है। उन्होंने पार्टी के लिए इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं कि अब वो अगर कोई सीट मांगें तो उन्हें देनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को नहीं देनी चाहिए जो लोग डिज़र्व नहीं करते। जिस तरह से मिसाल यूसुफजई हो गई, मिर्ज़ा अफरीदी हो गया, ये सब करप्ट लोग थे, हैं और रहेंगे। मिर्ज़ा अफरीदी तो पक्का करप्ट है, तो इन जैसे लोगों को सीटें नहीं मिलनी चाहिए। अब आज नाजरीन, कल जो मैच था पाकिस्तान ओमान का, रात 7:30 बजे मैच शुरू हुआ। तो ये मैच पहले तो जब बैटिंग मुझे था कि 1 साइडेड बिल्कुल होगा मैच, लेकिन मैच 1 साइडेड नहीं था, शुरू में 1 साइडेड नहीं था। हाँ, जब पाकिस्तान की बॉलिंग एंड से बात करें तो बॉलर्स ने 1 साइडेड मैच बना दिया।
मगर जब बैटिंग शुरू हुई, जिस तरह से साइम अयूब, पहली बॉल थी भाई, पहली बॉल आप थोड़ा रोक के खेलो, पिच को थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि पिच किस तरह से बिहेव कर रही है, मगर पहली बॉल उसे लपेटने की कोशिश की उस तरफ को, वो बॉल नीचे बैठ गया, बॉल बाउंस नहीं हुआ। आप खुद हिसाब लगा लें, इतना बॉल नीचे बैठ गया कि उनका बैक फुट जो था वो बेंड था साइम अयूब का, फिर भी बॉल उनके जो था पैड के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से के नीचे बिल्कुल लगी है, ऐसे करके बिल्कुल, यानी ज़मीन से कोई इतना की ऊपर बॉल थी। अब वो कसर रह गई, रेयर के नहीं उसने फेंकी, बाकी उसने पूरी कसर निकाली है रेरने की भी। इतनी सी बॉल ऊपर थी जिसको साइम अयूब लपेटा मारने गए हैं, वही जो उनका प्रोफेशनल लो लुक शॉट है, मारने के लिए गए हैं, तो वो पैड पे लगे, LBW आउट हो गया, लेग बिफोर विकेट वो आउट हो गए। उसके बाद फिर आगे जनाब कौन थे उसके बाद, हाँ मोहम्मद हारिस और फ़खर जमान की पार्टनरशिप लगी। मोहम्मद हारिस ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन इनिंग्स खेली हैं, यानी मैं बता नहीं सकता, उन्होंने बड़ी प्यारी इनिंग्स खेली हैं। शुरू में थोड़ा प्रेशर में थे, शुरू में उनको पिच ने अच्छा खासा परेशान किया, वो जो उन्होंने ऐसे करके स्विप शॉट मारने की कोशिश की वो फिर खैर नहीं लगी, लेकिन दूसरी दफ़ा जब वो अटैम्प्ट की उन्होंने तो उस पर ही आउट हो गए वो। लेकिन बेहतरीन 66 की इनिंग्स खेली है उन्होंने, आगे पीछे 66 की इनिंग्स ही खेली है उन्होंने, लेकिन बेहतरीन इनिंग्स खेली है। मैं समझता हूँ अगर ये इनिंग्स मोहम्मद हारिस की ना होती तो आज पाकिस्तान 100 भी ना कर पाता, मेरे नज़रियों के 60 तो बीच में उनका ही है, तो 160 पाकिस्तान ने किया। लेकिन बाद में फिर जिस तरह से एक लाइन लगी, फ़खर जमान एंड तक गए, मगर बिल्कुल ही एक टिप टिप करते रहे फ़खर जमान, और लगा कि बिल्कुल ही एक कहते हैं ना कि बिल्कुल मुर्दा हालत में बैटिंग की, उनसे हो ही कुछ नहीं रहा था। शॉट एक दो दफ़ा उठाने की कोशिश किया, लेकिन वो एज लगा, किस्मत अच्छी थी कि उधर 9 मैन एरिया में लैंड हो गई जाके बॉल, वरना कैच हो सकता था। तो फ़खर जमान भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नज़र आया आज, नहीं चले। और दूसरी तरफ हसन नवाज़ बिल्कुल वो भी आउट ऑफ फॉर्म, कोशिश की हिट मारने की, नहीं लगी, फिर एंड पे एक हिट मारने की कोशिश की, वो जाके फील्डर ने बाउंड्री से बिल्कुल बाउंड्री के पास जाके कैच कर लिया। तो ये पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत बहुत यानी बुरी थी, मैं इसको बुरी परफॉर्मेंस कहूँगा, क्योंकि ओमान के ख़िलाफ़ आप जब 160 का करते हैं और 161 का टारगेट देते हैं तो आपकी बैटिंग का जनाजे निकलने वाली बात है कि, मगर फिर भी ये टीम को सपोर्ट करना चाहिए। बाबर और रिजवान अगर इस टीम में होते तो ओमान के खिलाफ 130 भी ना होते, ठीक है ना। तो इस टीम की वजह से, यंग टीम है थोड़ी, ओमान की भी बेशक इन प्रोफेशनल टीम है, प्रोफेशनल नहीं है वो लोग, मगर ये टीम भी उतनी प्रोफेशनल नहीं है, नए लड़के हैं सारे, तो उनको टाइम देना चाहिए। मगर इस तरह से आप परफॉर्मेंस देंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी। हमारा कोई ओमान हमारा टारगेट नहीं था, हमारा टारगेट है इंडिया, हमने उसको हराना है। और इंडिया का जो मैच है बड़ा क्रूशल मैच होगा, और उसमें जो आप हालात देख रहे हैं, बैटिंग आपकी इतनी मजबूत नहीं है और बॉलिंग भी आपकी इतनी मजबूत नहीं है। आज साइम अयूब ने पहली बॉल पे विकेट ली अपने दूसरे ओवर में, यानी पावर प्ले अगर आप साइम अयूब से करवा रहे हैं तो आप हालत देख लें अपनी, फिर कितनी पतली हालत है आपकी। पावर प्ले साइम अयूब से करवाने का मतलब है नई बॉल को ज़ाया करना। आज उसने विकेट ले ली, पहली बॉल पे विकेट ली उसने, मगर क्या लगता है आपको अभिषेक शर्मा और सूर्या कुमार यादव और शुभमन गिल की वो विकेट ले पाएगा साइम अयूब? अल्लाह करे वो करे कुछ ऐसा कि जिससे विकेट मिले, हो सकता है उसको पावर प्ले ना दें बॉलिंग में, मगर अगर उसको देते हैं, अगर अभिषेक शर्मा ने उसको ओवर मारा, यानी 6 बॉलिंग है ना, 10 मिनट लगेंगे, तो वो अगर अभिषेक शर्मा आ गई उसको उसकी बॉल की, तो याद रखें वो ऑलराउंडर है, साइम अयूब प्रॉपर बॉलर नहीं है, उसको बहुत छक्के पड़ने हैं। यानी एक ही मैच में, एक ही ओवर में पूरे का पूरा मैच भी बदल सकता है, जिस तरह का वो अभिषेक शर्मा बैट्समैन है, 200 का स्ट्राइक रेट है उसका। तो ये बात याद रखें कि जब आप इस तरह से अपनी पावर प्ले में ऑलराउंडर से बॉलिंग करवाएंगे तो ये मसला जो है आपके ऊपर भी पड़ सकता है। यहाँ पे इसका हल क्या है? फ़खर जमान को ड्रॉप करें, मोहम्मद हारिस की जो जगह है उसको वहीं खिलाएं, तीसरे नंबर पे उसको खिलाएं, फ़खर जमान को बीच में से ड्रॉप करें और फ़खर जमान की जगह हारिस रऊफ़ अपने फास्ट बॉलर को लेके आएँ, ताकि आपकी बॉलिंग मुकम्मल हो जाए, जिससे आपके पास ऑप्शंस हो। ठीक है, ऑलराउंडर कहीं ना कहीं चलते हैं, मोहम्मद नवाज़ पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, साइम अयूब पर भी आप फुल ट्रस्ट नहीं कर सकते इंडिया के बैट्समैनों के खिलाफ। हाँ, ओमान जैसी टीम के लिए साइम अयूब बेहतरीन है। तो ये थी नाज़रीन क्रिकेट पे थोड़ी बातें। सैलाब पे आ जाएँ। सैलाब की सूरत हाल बहुत नाजुक है, आपके सामने कुछ तस्वीरें शेयर कर रहा हूँ। जलालपुर अलीपुर की तस्वीरें हैं, यानी पूरे का पूरा शहर ही डूब गया है। और अब एक मरियम नवाज़ अपने वज़ीर बिठा के गई हैं उधर, वज़ीर है वो, वज़ीर जेंट मर्द नहीं है, वो औरत है, तो उसको बिठाया मरियम नवाज़ ने। उससे जब कोई सहाफ़ी सवाल पूछता है, मैडम इसका जवाब दें, मैडम इसका जवाब दें, वो आगे से एक ही बात कहती है, मैं 6:30 बजे की यहाँ बैठी हूँ, मैं 6:30 बजे की यहाँ बैठी हूँ। तो बाजी आप 6:30 बजे की यहाँ बैठी हैं, फ़ायदा क्या? आप क्या सैलाब का पानी मुँह से पी जाएंगी सारे का सारा, या करेंगी क्या आप उस सैलाब के पानी का? यानी मशीनें होनी चाहिए यार, शिप्स होनी चाहिए, वो जो क्या कहते हैं उसको, बोट्स होनी चाहिए, कश्तियाँ होनी चाहिए, जिससे लोगों को निकाला जाए। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो वज़ीर मोहतरमा साहिबा बैठी हैं और वो डांट रही हैं लोगों को, सहाफ़ियों को डांट रही हैं कि मैं 6:30 बजे से यहाँ बैठी हूँ, पता नहीं आप क्यों बैठी हैं यहाँ, चले जाइए कहीं और। तो ये थी नाज़रीन आजकल की थोड़ी बहुत खबरें, कुछ ज़्यादा खबरें नहीं थी। हाँ, इमरान खान साहब के मुतालिक जो खबर अभी देखी मैंने कि खान साहब
पर जो इस वक्त चल रहा है केसेस, वो बिल्कुल डिले चल रहा है काम। खान साहब को मजीद इनका प्लान है काफ़ी देर अंदर रखने का। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का भी एक उनके केस में भी अपडेट आई है, मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। 7 दिन का रिमांड दिया गया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, यानी 7 दिन रिमांड पे पुलिस ने लिया। पहले तो उनकी अपनी टीम कहती थी कि उनको जनाब वो प्रोटेक्टिंग जेल में रखा गया, यानी उनको हिफाजत के लिए जेल में रखा, कोई सज़ा नहीं है। लेकिन अब उनको 7 दिन का रिमांड पर भी भेजा गया और पिंडी शिफ्ट कर दिया। पहले वो थे जेहलम, अब पिंडी में शिफ्ट कर दिया और दूसरा पर्चा भी कट गया। 295C और 295A का 295C और A का पर्चा कटा है उनका। तो ये इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब बड़ी मुश्किल में इस वक्त। उनके लिए अल्लाह उनकी हालात, अल्लाह उन पर रहम करे और उनको इस मुश्किल से निकाले और उनको इस मुश्किल से सबक भी सीखना चाहिए। ठीक है, आप उनके बाबे जो हैं मौजूदा दौर के, उनकी जो है जो गुस्ताखियाँ करते हैं, मैं फ़िरके का नाम नहीं लूँगा, कई फ़िरके करते हैं ऐसी हरकतें, ठीक है, आप उनको टारगेट करें। लेकिन उन जिन बुज़ुर्गों के मुतालिक इबारतें लिखी हैं ना, जिस तरह मसलन अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मंसूब करके किसी आज के दौर के मौलवी ने कोई इबारत लिखी है, तो आप उस इबारत को और उस लिखने वाले को बुरा कहें, ना कि उसको जिसकी तरफ मंसूब की गई है। क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे अल्लाह के वली थे, हैं और रहेंगे। ये अल्लाह के नज़दीक ये बहुत ऊंचे लोग हैं, तो आप इन पर तनकीद नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने ये सब कुछ लिखा है, ये सब इनकी तरफ मंसूब किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये अल्लाह की नेक शख्सियात हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की जो बातें जो मैंने चंद देखी को इनको भी डायरेक्ट टारगेट करते हैं। उन्होंने एक दफ़ा बात हो रही थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, उन्होंने कहा जी दब्बो सारे बाबियान, यानी दब्बो है ना सारे बाबियान, यानी आप इतने बड़े बुजुर्गों के बारे में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी ये भी कहा जी कि उस दौर के बुजुर्ग भी मुर्गे फाड़ते थे, आज ये उन्हीं के नक्शे कदम पे, यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में आप कह रहे हैं मुर्गे फाड़ते थे, और ये सारी बातें उनकी तरफ मंसूब की गई हैं। तो इस तरह से आपको ये हरकतें मज़ीद रहेंगी तो आप मज़ीद मुश्किल में फंसेंगे। अल्लाह के वलियों को मजाक ना उड़ाएं। हाँ, इन लोगों को आप जो उधेड़ते हैं, हम आपके साथ हैं इस मामले पे कि आप आजकल के जो फ़िरका परस्त लोग हैं जिनकी गुस्ताखियों को आप हाईलाइट करते हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन बुज़ुर्गों का एहतराम करें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अली हजवेरी, मैं दाता गंजबख्श अली हजवेरी नहीं कहता, क्यों? क्योंकि दाता है देने वाला है, दाता का लफ्ज़ी मानिए देने वाला, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अली हजवेरी, गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये इनका नाम है और हम इनको उनके नाम से बुलाएंगे। हाँ, रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे कि अल्लाह उन पर रहमत करे। तो ये थी नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को हमने थोड़ी समझाना था, उनको तक हमारी बात पहुँचे ना पहुँचे, मगर जो लोग उनके स्टूडेंट्स हैं वो उन तक ये ज़रूर पहुँचाएँगे। थोड़ा हाथ होला रखें इन बाबों पे नहीं, उन पे जो वाकई अल्लाह के वली हैं, उनके बारे में बोलते वक्त अल्लाह से डरा करें, क्योंकि अल्लाह के वलियों के बारे में अगर आप बोलेंगे तो अल्लाह आपको सज़ा देगा, दुनिया में देगा। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो। अब जो इस वक्त फुल फोकस है, इस वक्त 14 सितंबर, मेरे खुद धड़का लगा हुआ दिल को, 14 सितंबर को क्या होगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच है 6:30 बजे, ऊपर से मैच 6:30 बजे शुरू हो जाएगा, तो आप भी देखिएगा। और टिकटें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, टिकटें बहुत महंगी हैं, 10-10 हज़ार की एक टिकट है, 15-15 लाख पाकिस्तान के हिसाब से एक टिकट है, जो 2.5 लाख दिरहम की टिकट है VIP। तो टिकटें ना खरीदें, घर बैठ के एंजॉय करें, लेकिन देखें ज़रूर मैच। नई टीम है, यंग टीम है, इंशाल्लाह पूरा के पूरा चांस है पाकिस्तान जीतेगा, ज़रूर जीतेगा। जो पिछली दफ़ा जो एशिया कप हुआ इंडिया पाकिस्तान का, बिल्कुल 1 साइडेड मैच था, इंडिया ने 1 साइडेड हमें हराया, जिसकी वजह क्या थी कि एक तो बाबर रिजवान साहब टीम में थे जिन्होंने टुक किया, दूसरी कसर उतार दी, फास्ट बॉलरों ने मार खाई, तीसरी कसर ये थी कि एक स्पिनर था हमारे पास। अब हमारे पास 4 स्पिनर हैं, इब्रार, सुफियान, मोहम्मद नवाज़ और साइम अयूब ऑलराउंडर है, मगर है स्पिनर ही इसको कंसिडर करते हैं। तो ये 4 स्पिनर हैं। दूसरी तरफ उनके पास जो स्पिनर हैं कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और एक और स्पिनर है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, और साथ में बुमराह। बॉलिंग हमारी उसकी एक तरह की सेम है, क्योंकि बुमराह की जगह आप रख लें शहीन को, कुलदीप की जगह आप रख लें इब्रार को, अक्षर की जगह आप रख लें सुफियान को, और साथ में एक और है तो उसकी जगह भी आप किसी को रख लें। तो ये बॉलिंग अटैक उनका होगा। हाँ, हम बैटिंग पाकिस्तान की बैटिंग में और इंडिया की बैटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है। ऊपर से ओपनिंग करेंगे, मुझे जो लगता है सूर्या कुमार यादव और अभिषेक शर्मा या फिर शुभमन गिल, तो ये दोनों ओपनिंग करेंगे। इन तीनों में से कोई 2 ओपनिंग करेंगे, तीसरे पे आएगा। और फिर बॉलिंग में जो ओपनिंग करेंगे, मेरे ख्याल में वो पिछली दफ़ा उन्होंने हार्दिक से कराई थी, लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है हार्दिक से कराने का रिस्क नहीं लेंगे, बुमराह से ही ओपनिंग करवाएंगे। तो साइम और इन सब के लिए यही है कि हाथ जोड़ के भाई यार पहली बॉल पे ना उठाने की कोशिश करो, ठीक है। माइक हैसन की जो स्ट्रेटजी है, सलमान आगा की स्ट्रेटजी है कि एग्रेसिव खेलना, मगर इतना एग्रेसिव नहीं खेलना। पहले इंडिया के बॉलर्स को आपको देखना पड़ेगा, पहले सोचना है, फिर तोलना है, फिर शॉट मारनी है, ठीक है ना। तो ये था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए पैगाम। आपके लिए एक ही पैगाम है कि सब्सक्राइब किया करो। व्यूज़ आते हैं, लाइक्स भी 4-5 आ ही जाते हैं, कमेंट भी आ जाते हैं, सब्सक्राइब कोई नहीं आ रहा, तो सब्सक्राइब करें। उम्मीद आप सब अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। आज के लिए इतना ही।